नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन प्रेप में। आज के इस क्लास में हम लोग हल करेंगे हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को। जैसा कि आप लोग एक बार देख सकते हैं, यह सभी प्रश्न आप सभी लोगों के परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं वह वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी स्टूडेंट हमारे पेड कोर्स से अभी तक नहीं जुड़े हैं वह हमारे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके मैसेज करके जानकारी प्राप्त करके हमारे क्लासेस से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 77 से। इसमें हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध शब्द है, यानी यहाँ देखेंगे कौन सा शब्द जो है वह शुद्ध है। जैसा कि आप लोग विकल्प देख लेंगे, ए दिया है अयोजित, बी दिया है आयोजती और सी दिया है आयोजित और डी दिया है आयोजित। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले जब भी शुद्ध कह सकते हैं शुद्ध वर्तनी के बारे में पूछा जाए, शुद्ध शब्द पूछा जाए, तो सबसे पहले आप उसका शुद्ध रूप से उच्चारण करेंगे, फिर जो है उसका सही जवाब देंगे। तो यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सी होगा, आयोजित। यानी ध्यान रखेंगे जब छोटी ई की मात्रा होगी, तो इसे ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प सी। आप सभी लोग प्रश्न का जवाब जो है देते चलेंगे कमेंट बॉक्स में साथ साथ। प्रश्न नंबर 78 को देखेंगे। इसमें पूछा है कल्पना का विपरीतार्थक शब्द क्या है? विपरीतार्थक सबसे पहले आप लोगों को बता दें विलोम शब्द, यानी जो विपरीत शब्द होता है, जो विलोम शब्द होता है, यानी कल्पना का विलोम शब्द क्या होगा? यानी यथार्थ। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ए होगा, यथार्थ। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें क्या दिया है? प्रश्न नंबर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है 79। इसमें पूछा है कि तरी का पर्यायवाची शब्द है। कौन सा शब्द है जो कि तरी का पर्यायवाची है? विकल्प ए लहर, बी छिछला, सी सरोवर और डी नौका। तो प्रश्न नंबर 79 का सही उत्तर आप लोग देंगे कौन सा होगा? डी होगा। क्या? तरी यानी नौका का पर्यायवाची है। नौका का पर्यायवाची क्या क्या हो उसे आप लोग नोट करेंगे, हम आपको बताते चल रहे हैं। जैसे जलयान भी कहते हैं, नौका को क्या कहते हैं? जलयान भी कहते हैं, जलपात्र भी कहते हैं। क्या? जलपात्र। यानी इससे संबंधित जो भी शब्द हैं उसे आप ध्यान रखेंगे। बेड़ा भी कहते हैं, क्या कहते हैं? बेड़ा। और डोंगी भी कहते हैं, क्या कहते हैं? डोंगी। यह सभी क्या है? यह सभी जो है तरी यानी नौका के पर्यायवाची है। तरिणी भी कहते हैं, क्या कहते हैं? तरिणी। इसे भी ध्यान रखेंगे। तरिणी जो है वह नौका को कहते हैं। अब यहाँ ध्यान रखेंगे दो शब्द ऐसे हैं जिसमें उसके अर्थ को पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में दिया जाता है, तो आप लोग गलत करके चले आते हैं। तरड़ी, तरड़ी आप ध्यान रखेंगे। ड़ पे छोटी ई का जब भी मात्रा हो, इस शब्द का जो अर्थ होता है वह सूर्य के लिए होता है, यानी सूर्य का पर्यायवाची है। यानी सूर्य के लिए तरड़ी का शब्द का प्रयोग होता है। जब तरड़ी होता है यानी बड़ा ई का मात्रा होता है, क्या? तरड़ी। तो यहाँ हमेशा नाव के लिए इसका अर्थ होता है। यानी ध्यान रखेंगे जो क्या है? तरड़ी। ड़ पे छोटा ई होगा तो सूर्य के लिए, और तरड़ी होता है जब बड़ा ई होता है ड़ पे तो वह नाव के लिए प्रयोग होता है। यहाँ ध्यान रखेंगे इस जो है तथ्य को आप लोग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें पूछा है आंख शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? जैसा कि आप लोग ध्यान रखेंगे, हम जो है कि आप लोगों को हर एक अभ्यास प्रश्न में जरूर एक प्रश्न आंख के पर्यायवाची से पूछा जाता है। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे, याद कर लेंगे कि आंख के जितने पर्यायवाची हैं, चक्षु जैसे इसमें पूछा है कि नहीं है, कौन कौन है बता देते हैं। चक्षु हुआ, लोचन हुआ, और यहाँ अक्षी हुआ, नयन हुआ, ये सभी क्या है? ये सभी आंख के पर्यायवाची है। लेकिन इस प्रश्न में पूछा है कि नहीं है, तो डी होगा, धात्री। यानी प्रश्न नंबर 80 का जो सही उत्तर होगा धात्री। धात्री किसे कहते हैं? धात्री का जो पर्यायवाची है माँ को, यानी माँ, माता, माई। उसके बाद कहते हैं जननी, जननी। ये सभी क्या हैं? यह माता यानी माँ की पर्यायवाची शब्द है। धात्री भी माँ की पर्यायवाची शब्द है, तो इसे ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। आंख वाला तो आप लोग जरूर याद कर लेंगे। ठीक है, तो चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी, हम उम्मीद करते हैं। चीजों को जो भी प्रश्न है उससे संबंधित जो भी विकल्प हैं और उस चीजों को हम बहुत ही सहज भाव से आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 81 में दिया है सांप का पर्यायवाची शब्द
कौन सा नहीं है। प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, प्रश्न में पूछा है कौन सा नहीं है, यानी प्रश्न नंबर 81 को आप लोग देखेंगे। इसमें कौन सा है उसे देख लेते हैं। हरी, हरी सांप को कहते हैं, इसका पर्यायवाची है। सारंग भी सांप का पर्यायवाची है और भोगी भी सांप का पर्यायवाची है। यानी कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो खग नहीं है। खग किसे कहते हैं, पक्षी को। किसे, पक्षी, पक्षी का पर्यायवाची है खग, पक्षी, बिहग, ये सभी क्या है, पक्षी की पर्यायवाची है, तो इसे ध्यान रखेंगे। इसका सही उत्तर सी होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 82 में दिया है, रिक्शा किस भाषा का शब्द है। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे भी आप लोग याद रख लेंगे। बार बार प्रैक्टिस सेट में आपके यह प्रश्न आ रहा है और आपके परीक्षा के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रिक्शा किस भाषा का शब्द है, यानी प्रश्न नंबर 82 का सब लोग आप लोग जो है कि उत्तर देंगे। आप लोग इसका सही जवाब दे दिए होंगे, हम उम्मीद करते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा, सी होगा, यानी जापानी शब्द, जो जापानी भाषा का शब्द है रिक्शा, तो इसे ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 83 में पूछा है, आस्तिक का संक्षिप्तीकरण, यानी इसमें क्या होगा, आस्तिक का संक्षिप्तीकरण, विज्ञान के प्रति आस्थावान, ईश्वर के प्रति आस्थावान, या परिवार के प्रति आस्थावान, या प्रकृति के प्रति आस्थावान। तो इसका सही जवाब आप लोग दे दिए होंगे, क्या होगा, विकल्प बी होगा, ईश्वर के प्रति आस्थावान, या ईश्वर में विश्वास करने को आस्तिक कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसे क्या कहते हैं, उसे नास्तिक कहते हैं। तो यहाँ इन चीजों को आप ध्यान रखें। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग प्रश्न को स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 84 में पूछा है, निम्नलिखित में स्पर्श व्यंजन, क्या दिया है, स्पर्श व्यंजन कौन सा है। विकल्प ए स, बी ह, डी सी ल और डी छ दिया है। तो 84 का सही जवाब आप लोग देंगे। आप लोगों को हमने जो है वर्णमाला में चीज़ों को बहुत ही सहज भाव से और अच्छे से चीज़ों को समझाया था, पढ़ाया था, तो आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे, तो इसका सही जवाब दे देंगे। 84 का सही उत्तर क्या होगा, डी होगा, छ, यानी यहाँ ध्यान रखेंगे स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं, क वर्ग से, ध्यान रखेंगे क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के जितने भी वर्ण होते हैं वे सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं। क वर्ग यानी क, ख, ग, घ, अंग, ऐसे, फिर च आता है, छ वर्ग आता है, च के बाद ट वर्ग, फिर त वर्ग, त में आपका पूरा चलेगा त, थ, द, और प में प, फ, ब, भ, म, ये सभी क्या है, ये सभी स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। आगे हम देखेंगे, यहाँ आपका स दिया है, तो स आप में क्या आएगा, यह तालव्य है, तो इसे ध्यान रखेंगे, तालव्य व्यंजन है। या कह सकते हैं जब श, श, स और ह का जब प्रयोग होता है तो वह जो है संघर्षी होता है। ल क्या है, य, आप ध्यान रखेंगे, य, र और ल और व जो होता है वह अंतस्थ व्यंजन होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे, अंतस्थ व्यंजन होता है। क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन, यह भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अंतस्थ व्यंजन क्या है, तो य, र, ल, व जो है अंतस्थ व्यंजन होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द है। ताकि आप लोगों को हम बार बार अभ्यास प्रश्न में बताते जा रहे हैं और चीज़ों को आप समझेंगे कि आपके एग्जाम में तत्सम शब्द, तद्भव शब्द काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, चीज़ों को आप पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो आप उसका सही उत्तर दे पाएंगे। आपके एग्जाम में जरूर से जरूर 2 से 3 प्रश्न आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण यह टॉपिक होगा तत्सम और तद्भव का। ठीक है, जिसको आप सही उत्तर देंगे तो आपको पूरा अंक मिलेगा। इसमें दिया है आम्र, आंख, आंसू और ईट। एक बार फिर से समझेंगे तत्सम शब्द क्या होता है। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, या कह सकते हैं जो शुद्ध शब्द होते हैं, वे सभी शब्द जो है तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी प्रश्न नंबर 85 का सही उत्तर आप लोग दे दिए होंगे। कौन सा होगा, इसका सही उत्तर होगा ए, आम्र जो है यह तत्सम शब्द है। आम्र का तद्भव क्या होगा, आम होगा, यानी आम क्या है, यह तद्भव है, आम्र जो है वह तत्सम शब्द है। आंख क्या है, आंख तद्भव है, आंख का तत्सम शब्द क्या होगा, अक्षी होगा, यानी अक्षी होगा, नेत्र होगा, नयन होगा, ये सभी क्या है, चक्षु होगा, जैसा कि अभी प्रयोग हुआ था, चक्षु भी आंख का तत्सम शब्द है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है तद्भव शब्द, क्या तद्भव शब्द के बारे में पूछा है, तो हम आपको बताएं कि जो तत्सम शब्द से रूपांतरित हो, या कह सकते हैं बिगड़ा हुआ रूप हो, वह तद्भव शब्द कहलाता है। कौवा, कुत्ता,
कोयल, ये सभी क्या है, तद्भव शब्द है, इसे ध्यान रखेंगे। यह क्या है, कौवा, कुत्ता, कोयल और जो है आपके ये सभी क्या है, जो है कि तद्भव शब्द हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 87 में पूछा है क का उच्चारण स्थान है। यानी वर्णमाला में हमने चीजों को पढ़ाया था कि कैसे किस वर्ग का, किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, कैसे उच्चारण किया जाता है। तो क का उच्चारण जो होता है, इसका सही जवाब आप लोग दे दिए होंगे, कंठ से होता है। क्या होता है, कंठ से। तो ध्यान रखेंगे, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, क वर्ग का आप यहाँ नोट कर लेंगे, क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, क, ख, ग, घ, अंग, ये सभी क्या हैं, इसका उच्चारण कंठ से होता है। किससे, कंठ से होता है। फिर उसके बाद आपका च वर्ण आता है, तालु से होता है। जो च वर्ग में जितने भी वर्ण हैं, इसका उच्चारण तालु से होता है। फिर आपका ट वर्ग आता है, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ये सभी क्या हुए, ट वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, उसका उच्चारण मूर्धा से होता है, यानी यह मूर्धन्य होता है। फिर उसके बाद त वर्ग में त, थ, द, ध जो आता है, त वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, इसका दंत से होता है। फिर उसके बाद प वर्ग का जो भी वर्ण है, इसका उच्चारण जो है ओष्ठ से होता है, यानी ओष्ठ से। तो इसे ध्यान रखेंगे। फिर से आप लोगों को एक बार चीज़ों को जो है हमने बताने का प्रयास किया। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से किस वर्ग का, किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। इसे आप समझ जाइए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, एक प्रश्न जरूर आता है, 1 से 2 प्रश्न जरूर आते हैं। तो आप इसे समझ गए तो उसका सही जवाब दे पाएंगे। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, यानी पुल्लिंग पूछ रहा है। तो प्रश्न नंबर 88 का सही जवाब आप लोग देंगे, ए आय, बी आंख, सी आदत और डी आलस्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, डी होगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, यानी अभी पुल्लिंग पूछा, फिर स्त्रीलिंग के शब्द कौन से हैं। यहाँ देखेंगे पक्षी, केकड़ा, चकोर और गिलहरी। 89 का जो सही उत्तर होगा वह डी होगा, यानी गिलहरी जो है वह स्त्रीलिंग का शब्द है। आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 90 को देखेंगे, इसमें पूछा है कि छतरी शब्द में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय छतरी में लगा है। तो आप लोग इसका सही जवाब देंगे, उपसर्ग प्रत्यय आप लोगों को बताया था। प्रत्यय क्या है आप लोग को बता देते हैं, जो मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। तो प्रश्न नंबर 90 का सही जवाब आप लोग देंगे। सबसे पहले हम इसे 2 भाग में विभाजित करेंगे, तो क्या होगा, छत्र धन ईय। ईय क्या है, छत्र क्या है, यह मूल शब्द है। ई प्रत्यय लगने से क्षत्रिय शब्द नया बना, नया यौगिक शब्द। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, बी होगा, यानी 90 का सही उत्तर ई होगा, ई है। ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, प्रश्न नंबर 91 में पूछा है ज्ञानवंत शब्द में प्रत्यय है, यानी फिर से आपका एक शब्द दिया, उसमें प्रत्यय पूछा है। तो ज्ञानवंत में कौन सा प्रत्यय होगा, तो प्रश्न नंबर 91 में आप इसका सही उत्तर दे दिए होंगे, क्योंकि जो विकल्प दिया है, ल दिया है, लख और नऊ, तो ये सभी विकल्प जो है कि आप देख सकते हैं कि ज्ञानवंत के ज्ञान के बाद जो प्रत्यय या जो शब्दांश लगे हैं, इस तीनों में नहीं है। तो यहाँ डी होगा, कौन सा सही होगा, डी वंत लगा है। ठीक है, ज्ञान धन वंत होता है। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे, इसमें दिया है कनक का कौन सा अर्थ नहीं है, यानी कनक का कौन सा अर्थ नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, 92 का इसका सही उत्तर देंगे। कनक माने सोना होता है, कनक माने धतूरा, कनक माने नागेश्वर भी होता है, और इसका सही उत्तर होगा चंद्रमा, यानी चंद्रमा नहीं है। चंद्रमा मयंक होता है, शशिधर होता है, ये सभी जो है चंद्रमा के अर्थ होते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें पूछा है, एक वाक्य दिया है कि चुनाव में नेता लोग पानी की किस तरह, यानी दिया है कि चुनाव में नेता लोग पानी की तरह, यानी देखेंगे कि पानी की तरह रुपया बहाते हैं। और इस वाक्य में पानी का क्या अर्थ है, तो सीधा सीधा इसका अर्थ आप लोग समझ सकते हैं, पानी की तरह जो है रुपया उड़ाते हैं या रुपया बहाते हैं, यानी पानी, यानी इसका सीधा सीधा अर्थ है कि व्यर्थ में जो है रुपया बहाते हैं। इसका अर्थ क्या होगा, इसका सही उत्तर व्यर्थ होगा। ठीक है, 93 का सही उत्तर बी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें पूछा है कि आप भले आएं। इस वाक्य में भले क्या है, यानी आप भले आएं, इस वाक्य में पूछा है भले क्या है, संज्ञा है या विशेषण है या सर्वनाम है या क्रिया विशेषण है। तो जब भी किसी वाक्य में किसी व्यक्ति का नाम, स्थान, इन सभी चीजों के बारे में लिखा हो,
तब वह संज्ञा होता है। उसके स्थान पे जब आप, वे या किसी चीज का प्रयोग होता है तो वह सर्वनाम होता है। यानी आप क्या है, आप सर्वनाम है। लेकिन इस वाक्य में पूछा है भले क्या है, तो भले क्या होगा, क्रिया विशेषण। यानी भला उस क्रिया की विशेषता को बता रहा है। क्रिया क्या है, आना, यानी उस व्यक्ति का आना जो है वह क्रिया है। क्रिया के साथ भले शब्द का प्रयोग हुआ है तो वह तुरंत आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 95 में पूछा है, निम्नलिखित में किस शब्द में आयन प्रत्यय प्रयुक्त हुआ हो। आप देखेंगे विकल्प नारायण, रीढ़ायन, पंडितायन और धनायन। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, कभी कभी प्रश्न में मिस प्रिंटिंग भी हो जाता है, एग्जाम में भी होता है, तो आपको नंबर मिल जाता है। इसमें पूछना चाहिए कि आयन प्रत्यय, आयन शब्द या कह सकते आयन प्रत्यय का प्रयुक्त नहीं हुआ हो। क्या हो सकता है, नहीं हुआ हो, क्योंकि यहाँ ध्यान रखेंगे विकल्प ए में नारायण यानी नर धन आयन होगा, रीढ़ आयन या रीढ़ धन आयन होगा, धन आयन यानी धन धन आयन, यानी तीनों विकल्प में आयन शब्द का प्रयुक्त हुआ है। पंडिताइन यानी सी में नहीं प्रयोग हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सी होगा, क्योंकि पंडित धन आइन होता है। क्या होता है, इसका प्रत्यय क्या होगा, पंडित धन आइन। यानी इस प्रश्न में नहीं जो शब्द है यह छूट गया होगा या मिस प्रिंट हो गया होगा, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। यह इसका जो सही उत्तर होगा, नहीं लगने के बाद आइन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तीनों विकल्प में आयन का प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 96 को पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे कि किस लोकोक्ति का अर्थ वैभव क्षणिक, वैभव क्षणिक होता है। यानी आप कह सकते हैं वैभव क्षणिक यानी क्षणिक होता है। इसमें दिया है सांच को आँच नहीं, अतजल गगरी झलकत जाए, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। यानी इसका सीधा सीधा अर्थ है, प्रश्न नंबर 96 का इसका सही जवाब आप लोग दे दिए होंगे, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात जो है वैभव क्षणिक, यानी उस क्षणिक सुख की बात कही जा रही है कि जो क्षणिक समय होता है, वह इसका सीधा सीधा अर्थ है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वैभव क्षणिक लोकोक्ति का अर्थ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। 5-7 की लड़की एक जने का बोझ, यानी 5-7 की लड़की एक जने का बोझ, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। इसमें लोकोक्ति दिया है, यानी मुहावरे और लोकोक्ति से भी प्रश्न आते हैं। तो सीधा सीधा अर्थ है कि मिलकर काम करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं। यानी 5-7 लड़की एक जने का बोझ का अर्थ क्या होगा, प्रश्न नंबर 97 का जो सही उत्तर होगा वह डी होगा, यानी मिलकर काम करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाते। इसका सही उत्तर क्या होगा, डी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 98 में क्या पूछा है, प्रश्न नंबर 98 में दिया है कि काव्य में कितने रस माने जाते हैं। यानी इस प्रश्न को देखेंगे, इसमें विकल्प दिया है 6, 7, 9 और 10। तो काव्य में कितने रस माने जाते हैं, यदि ऐसे एग्जाम में प्रश्न आए तो काव्य में कुल कितने रस माने जाते हैं, तो इसमें विकल्प आप देखेंगे, इसमें चारों विकल्प आपका गलत दिया हुआ है। काव्य में कितने कुल रस माने जाते हैं, 11 रस माने जाते हैं। लेकिन जब ऐसे पूछा जाए कि भरत मुनि के अनुसार, किसके, भरत मुनि के अनुसार उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में कितने रसों को माना है, या भरत मुनि के अनुसार कितने रस माने जाते हैं, तो 8 रस माने जाते हैं। इन दोनों जो प्रश्नों को आप ध्यान में रखेंगे। जब पूछेगा कि काव्य में कितने, यानी काव्य में कुल कितने रस माने जाएं, तो आप 11 बताएंगे, लेकिन भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी गई है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा है कि मैला आंचल, मैला आंचल किसका उपन्यास है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में जो है 1 से 2 प्रश्न जो है किसी कवि या लेखक की रचनाओं के बारे में भी पूछा जाता है। तो जो भी कवि और लेखक महत्वपूर्ण हैं जिनसे एग्जाम में पूछा जाता है, उन सभी लेखक और कवि की रचनाओं के बारे में हम आप लोगों को बताते चल रहे हैं, पत्रिकाओं के बारे में भी बताते चल रहे हैं। अभ्यास प्रश्न में उसकी क्लास भी आप लोगों को कराया जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, प्रश्न नंबर 99 का जो सही उत्तर होगा, इसका सही जवाब आप लोग दे दिए होंगे। यानी फणीश्वर नाथ रेणु की यह प्रसिद्ध उपन्यास मानी जाती है मैला आंचल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इस क्लास का, इस अभ्यास प्रश्न का अंतिम प्रश्न है। इसमें पूछा है अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद क्या है।
विकल्प ए टिप्पण, बी आरोपण, सी प्रस्ताव और डी प्रारूपण। यानी इसका सही जवाब आप लोग देंगे प्रश्न नंबर 100 का जो सही उत्तर है आप लोगों को बता देते हैं। ड्राफ्टिंग का जो हिंदी अनुवाद है वह प्रारूपण माना जाता है या प्रारूपण है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को आज के यह क्लास में जो अभ्यास प्रश्न कराया गया वह समझ में आया होगा। आप सभी लोगों को अभ्यास प्रश्न में जितने भी प्रश्न हैं उससे संबंधित जो विकल्प आते हैं उन सभी को सहज ढंग से, बेहतर ढंग से आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आप लोग समझ जाएं और एग्जाम में वो सही करके आएँ। तो हमारे जो पेड स्टूडेंट हैं उनको टेलीग्राम ग्रुप पर इस अभ्यास प्रश्न का PDF मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।